स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है जलवायु और जलवायु का आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्था तथा विविधता का कुल योग ही जलवायु है। ठीक है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि कितना, तो 30 वर्ष से अधिक। ठीक है, वहाँ की जो मौसम की अवस्था है उसको जलवायु कहा जाता है। मौसम एक विशेष समय में एक ही क्षेत्र के वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। मौसम क्या है, तो एक विशेष समय में एक ही क्षेत्र के एक छोटे से क्षेत्र का वायुमंडलीय अवस्था को बताता है, वो मौसम होता है। चलिए मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर। जलवायु जो है बड़े भूखंडों और बड़े कालखंडों को व्यक्त करता है, और जबकि मौसम छोटे क्षेत्र और छोटे कालखंडों को व्यक्त करता है। जलवायु क्या है, तो बड़े भूखंडों, बड़े क्षेत्रों और बड़े कालखंडों मतलब कि अधिक समयावधि को व्यक्त करता है, जबकि मौसम में छोटे क्षेत्र होता है और समय भी कम होता है। ठीक है, जलवायु लगभग स्थिर होता है। जलवायु देखेंगे तो ये लगभग स्थिर रहता है, ये कई वर्षों तक स्थिर बना रहता है। जबकि मौसम क्या होता है, ये गतिशील होता है। मौसम एक सप्ताह में भी बदल सकता है, एक दिन में भी बदल सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दोपहर में किसी भी दिन अधिक गर्मी पड़ सकता है और शाम में बारिश भी हो सकता है और मौसम ठंडा भी हो सकता है, मतलब कि मौसम में बदलाव हो सकता है। ठीक है, किसी स्थान के मौसम पर वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादलों की स्थिति, पवन, ये सब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम पर ये सब का प्रभाव पड़ता है, जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन सब चीजों के साथ, ठीक, मतलब ये तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादलों की स्थिति, पवन, इनके साथ साथ अक्षांशीय विस्तार, सौर प्रकाश, महासागरीय धाराएं, वायुदाब पट्टियां, तूफान, आंधी तूफान और ऊंचाई, ठीक है, ये सब चीज भी प्रभावित करती है। मौसम को केवल ये तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादल की स्थिति और पवन प्रभावित करती है, लेकिन जो जलवायु है ये इन सब चीजों के अलावे ये अक्षांशीय विस्तार, सौर प्रकाश मतलब कि सूरज का जो प्रकाश है वो सीधी पड़ती है या उस क्षेत्र में तिरछा पड़ता है, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं, ठीक है, महासागर में दो तरह की धाराएं चलती है, एक गर्म जल धाराएं और एक ठंडी जल धाराएं। ठीक है, और ये जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र की जलवायु को ये प्रभावित करती है। वायुदाब पट्टियां हम लोग आगे देखेंगे, हम आप लोग को दिखाएंगे। वायुदाब पट्टियां, तूफान, ऊंचाई, ये सब हम लोग चित्र में देखेंगे। विश्व को देखेंगे तो अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पूरे विश्व को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें से भारत को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो मॉनसूनी जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक, दक्षिण में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है, हम लोग देखेंगे चित्र में।
ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये विश्व का मानचित्र है और यहाँ पर हर क्षेत्र को अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। ठीक है, जलवायु वाइज इसको अलग अलग कलर किया गया है। ठीक, तो भारत का आप लोग देख सकते हो कि ये भारत है और ये इधर ग्रीन कलर से किया गया है। ठीक है, ये और ये फिर येलो कलर है। तो ये इस तरह से यहाँ आप लोग देख सकते हो ये पूरा एशिया है और एशिया का ये भारत दक्षिण है। ठीक है, ये दक्षिणी हिस्सा है और इस तरह से ये दक्षिण पूर्वी एशिया का ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है और ये लगभग एक ही जलवायु मतलब कि एक ही रंग से दर्शाया गया है, मतलब लगभग एक ही यहाँ जलवायु पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी, ठीक है, सामान्य प्रतिरूप में हम लोग देखेंगे तो देश में एक रूपता होने के बावजूद भी यहाँ जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। ठीक है, जीवन में विविधता मतलब कि रहन सहन, ठीक है, पहनावा, खाना पीना, ये सब में बदलाव आता है। ठीक है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ठीक है, जिस तरह का जलवायु रहेगा उस तरह का भोजन रहेगा, वस्त्र रहेगा और वहाँ के घरों का बनावट रहेगा। भोजन कैसे? तो ठंडे प्रदेश के लोग गरम खाना पसंद करेंगे, लेकिन वही जो गर्म प्रदेश के लोग हैं वो लोग उस तरह का भोजन पसंद करेंगे जिससे शरीर को ठंडक दे। ठीक है, वस्त्र में भी देखेंगे तो ठंडा प्रदेश का जो लोग होते हैं वो लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वही गर्म जलवायु वाले क्षेत्र के लोग सूती वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे। वही घरों में देखेंगे तो जो बर्फीला क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र का जो घर होता है वो ढलवा होता है ताकि जो बर्फ उसके ऊपर गिरे तो वो फिसल करके नीचे चला जाए। ठीक है, और वही देखेंगे कि मरुस्थलीय क्षेत्र का घर अलग होता है। ठीक, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहाँ का घर अलग होता है। उस तरह से जलवायु पर निर्भर करता है घरों का बनावट। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। जलवायु नियंत्रण मतलब जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। क्या क्या है? तो अक्षांश है, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। ये जो 6 है ये जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे अक्षांश। अक्षांश आप लोग को हम पहले भी बताए हैं, ठीक है, कि अक्षांश रेखा क्या है? तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और ये विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। क्या होता है कि अलग अलग अक्षांश पर, अलग अलग अक्षांश रेखा पर सूर्य का जो रोशनी होता है वो अलग अलग पड़ता है। ठीक है, विषुवत रेखा में क्या देखते हैं कि वहाँ सबसे अधिक, यहाँ आप लोग देख सकते हो ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और ये है सूरज। ठीक है, तो सूरज का सीधा किरण कहाँ पड़ रहा है? तो ये
विषुवत रेखा पर पड़ रहा है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे अक्षांश रेखा उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो सूरज का जो किरण है वो तिरछा होते जाता है। जहां सीधा किरण पड़ता है वहां पर तापमान क्या होगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा। वहीं जैसे जैसे ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे, उत्तर या दक्षिण की ओर जाएंगे, तापमान क्या होगा, तो कम होते जाएगा। तो जलवायु में अंतर पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऊंचाई। ठीक, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाता है। ठीक है, वायु की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। चलिए हम लोग इसको यहाँ देखेंगे। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का आवरण है जिसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, एक परत है, उसको वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, ये कई परतों में है। ठीक, तो धरातल से ये पृथ्वी के बाहर जो ये वायु का आवरण है ये इस तरह से है। ठीक है, ये कई परत में है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। इसको अलग अलग बांटा गया है इस तरह से। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर, ठीक है, मतलब धरातल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी होते जाता है। ठीक है, कैसे कमी होता है, तो धरातल के समीप वायु का दबाव अधिक रहता है। ठीक है, और वहां पर तापमान अधिक रहता है। ठीक है, वायु की सघनता अधिक होने के कारण पृथ्वी के समीप जो वायु होता है वो वहाँ पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तापमान घटते जाएगा। हर 165 मीटर पर, ठीक है, 165 मीटर पर तापमान 1 डिग्री क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, हर 65 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ऊंचाई जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, पहाड़ ऊंचा होता है तो वहाँ पर ठंडा रहता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में भी वहाँ ठंडा रहता है। वहीं समतल क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ तापमान अधिक रहता है। नेक्स्ट है वायुदाब एवं पवन तंत्र। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, वायुदाब क्या है, तो वायु का दबाव। इसको भी चलिए हम लोग देखते हैं। ये है ग्लोब, ठीक है, और ये है बीच में ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में हम आप लोग को बताया कि सूरज का सीधा किरण पड़ता है तो यहाँ तापमान अधिक रहता है। तापमान अधिक पड़ने के कारण यहाँ वायु जो है ये गर्म हो जाता है, और यहाँ पर गर्म होने के बाद ये वायु का एक नेचर होता है कि वो गर्म होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर उठने लगता है, उसको संवहन धारा कहा जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाना उसको संवहन धारा कहा जाता है। और जिसके कारण से यहाँ क्या होता है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक, मतलब यहाँ वायु का दबाव कम हो जाता है। वायु का और एक नेचर होता है कि जो वायुदाब है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है, ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये विषुवत रेखा निम्न दाब का क्षेत्र है, वही ये जो है ये उच्च दाब का क्षेत्र है। फिर यहाँ देखिएगा ये निम्न दाब का क्षेत्र है, फिर ये ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र है। वायु का दिशा देखिए, यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर है।
ठीक है। तो हमेशा वायु का दिशा जो होता है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, जो जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय धाराएं। महासागर में हम आप लोग को बताएं कि यहाँ भी दो तरह की धाराएं चलती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। ये जो महासागरीय धारा है ये भी तट वाला जो क्षेत्र है वहां की जलवायु को ये प्रभावित करती है। चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे ये दो कलर से है, ठीक है। ये एक रेड कलर का है तीर का निशान, और ये ब्लू कलर का तीर का निशान है, ठीक है। ये जो रेड कलर का है ये गर्म जल धारा के लिए है, ये ब्लू वाला ये ठंडी जल धारा के लिए है, ठीक है। तो ये जो गर्म जल धारा है ये जिस क्षेत्र से बहेगी उस क्षेत्र का जो तट है उसको गर्म कर देता है, मतलब वहाँ का जो जलवायु है इसको ये प्रभावित करती है। वही देखिएगा यहाँ ये जैसे यहाँ पर अंटार्कटिका है, ठीक है, नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका की ओर ये और से ये अफ्रीका की ओर ये जो धारा है ये ठंडी जल धारा बहती है, और अफ्रीका का ये जो दक्षिण पश्चिमी वाला क्षेत्र है इसको ये ठंडा कर देता है, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ का जो जलवायु ये ठंडी जलवायु है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह का महासागरीय धारा है वैसे ही उस तट को वो मतलब कि उस तट का जलवायु वैसे ही रहेगा। इस तरह से ये जो महासागरीय धारा है ये तट का जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है उच्चावच। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं और वर्षा का कारण बन सकती है, ठीक है। तो उच्चावच क्या है, तो चलिए हम लोग उसको एक ही चित्र द्वारा समझेंगे। ये पर्वत है, ठीक है, ये उच्च भूमि पर्वत है, और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि पवन जो है ये ढाल के सहारे, ठीक है, ये ढाल के सहारे ऊपर उठता है, और जो वायु में जो नमी होता है, ठीक है, वो ऊपर जाकर के ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के कारण ये संघनित हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है, ठीक है। और बादल का रूप लेता है और फिर वो वर्षा होती है। तो इस तरह से ये जो पर्वत है ये वर्षा का कारण भी बनती है, ठीक। और हम लोग देखें कि ये ठंडी और गर्म जो वायु है उसका अवरोधक का काम करती है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसका उत्तरी जो क्षेत्र है वो वहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है। और क्या होता है कि हिमालय पर्वत होने के कारण, हिमालय की स्थिति होने के कारण जो ठंडा का मौसम में हम लोग देखते हैं कि जो साइबेरिया की ओर से जो ठंडी हवा आती है वो भारत में मतलब कि मध्य भारत में ये घुस नहीं पाती है, ठीक है। मतलब ये जो हिमालय पर्वत है वो अवरोधक का काम करती है। तो इस तरह से ये जो पर्वत होता है ये गर्म और ठंडा दोनों वायु का ये अवरोधक का काम करती है, ये वर्षा का कारण भी बनती है, ठीक। और दोनों जो है कि ये जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। उच्चावच जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। तो इस तरह से आज हम लोग जलवायु को देखे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी को भी कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छा से
एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।